12वीं कॉमर्स के सारे बच्चे आज इस वीडियो में अपने फर्स्ट चैप्टर के 2 क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। ठीक है, प्रशासन, प्रबंध और संगठन का अर्थ। ठीक है, सामान्यतः प्रशासन, प्रबंध और संगठन एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। मतलब इन शब्दों का एक ही महत्व है, एक ही इम्पोर्टेंट है, एक ही अर्थ है इनका, जबकि इन तीनों में अंतर बहुत है। ठीक है, इस अंतर को समझने के लिए इन तीनों का अर्थ जान लेना उचित होगा। यानी हम अब तीनों के अर्थ पढ़ लेते हैं। पहले आप इन तीनों के अर्थ पढ़ लो, उसके बाद हम इसके तीनों के अंतर पढ़ेंगे। ओके, प्रशासन। प्रशासन वह सर्वोच्च शक्ति है जो व्यवसाय की नीतियाँ, उद्देश्य का निर्धारण करती है और प्रबंध और संगठन का नियमन और नियंत्रण करती है। मतलब आपके व्यापार में सबसे ऊंचे शक्ति जो है वो प्रशासन होती है, जो आपके व्यवसाय के लिए नीतियाँ यानी नियम और उद्देश्य बनाती है और उनका निर्धारण भी करती है। और जो हमारा प्रबंध होता है और संगठन होता है उसका नियमन भी करती है, उसके लिए नियमावली भी बनाती है और उस पर कंट्रोल भी करती है। ठीक है, प्रशासन एक उच्च स्तरीय शक्ति है जो उद्देश्यों का निर्धारण करती है। मतलब इनसे उद्देश्य बनाए जाते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। मतलब प्रशासन उद्देश्य बनाता है और उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जाएं इसके लिए प्रयत्न भी करता है। और ये उन व्यापक नीतियों का निर्माण करता है जिनकी सीमाओं में प्रबंध का कार्य करता है। मतलब वो ऐसी नीतियाँ बनाता है जिसके अंतर्गत प्रबंध एक कार्य करता है। इस प्रकार प्रशासन मुख्य रूप से संस्था के उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करके नीतियों का निर्माण करता है। मतलब प्रशासन जो होता है उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित करके नीतियों का निर्माण करता है। ठीक है, यानी प्रशासन का क्या उद्देश्य होगा, प्रशासन की क्या नीतियाँ होगी और प्रशासन किस लक्ष्य के लिए कार्य करेगा, ये चीज़ें प्रशासन पर ही निर्भर करती है। ठीक है, प्रबंध। प्रबंध का अर्थ व्यापक अर्थ वाला है। मतलब प्रबंध एक बहुत बड़े शब्दों में फैला हुआ है। आधुनिक व्यावसायिक जगत में इसको विभिन्न अर्थों में लगाया जाता है। मतलब आधुनिक व्यावसायिक युग में प्रबंध के बहुत सारे अर्थ हैं। संकुचित अर्थ ले लिया जाए छोटे शब्दों में, प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य करने की एक कला है, एक युक्ति है। लोगों से कार्य कैसे लिया जाए ये प्रबंध है। और लंबे अर्थों में, व्यापक अर्थ में, प्रबंध व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के साथ मिलकर पूर्व यानी पहले से निर्धारित यानी तय किए हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु क्रियाओं का नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, अभिप्रेरणा है, समन्वय है और नियंत्रण करने की एक कला है। मतलब बहुत सारे लोगों का एक संगठन मिलकर कार्य का नियोजन करता है। मतलब योजना बनाता है, लोगों को जमा करता है, उन्हें कार्य करने के निर्देश देता है, उन्हें समय समय पर प्रेरित करता है, उनके भी समन्वय स्थापित करता है और आखिरी में उन पर नियंत्रण करने की एक कला है। और प्रबंध जो है विज्ञान भी है और एक पेशा भी है, क्योंकि विज्ञान के नियमों के आधार पर एक कला की तरह कार्य करता है। और संगठन का क्या अर्थ है, संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित किया जा सके। यानी हमारे उत्पादन में जितने भी साधन होते हैं उन सबको एक साथ लेकर चलना संगठन कहलाता है, ताकि जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसकी प्राप्ति संभव हो सके। संगठन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं का समूहीकरण कर दिया जाता है। मतलब जितनी भी क्रिया है उन सबको एक जगह जमा कर दिया जाता है और उनको संपन्न करने के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती है। मतलब उसे कौन पूरा कर सकता है उसे इस पद पर भेज दिया जाता है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन तीनों में अंतर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका वाकई में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध, प्रशासन, संगठन में अंतर। हम कोई 5 या 6 अंतर पढ़ेंगे जिससे आपको भी दिक्कत ना हो। कार्य। प्रशासन का कार्य क्या है, अभी मैंने बताया। प्रशासन जो होता है ना, उपक्रम के यानी हमारी फैक्ट्री के उद्देश्य और नीतियों को निर्धारित करता है कि हमारी फैक्ट्री का क्या उद्देश्य होगा, हमारे व्यापार का क्या उद्देश्य होगा, उसका निर्धारण करता है। प्रबंध निर्धारित किए गए लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संगठन का नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारी फैक्ट्री में नीतियाँ और नियम बनाए गए, तो ये किसने बनाए, प्रशासन ने। और उन नीतियों और नियम को पूरा करने के लिए लोगों को जमा करेगा कौन, प्रबंध। लोगों का मार्गदर्शन कौन करेगा, प्रबंध। और संगठन क्या करेगा,
संगठन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करता है। संगठन हमारे पास जितने भी साधन हैं उनको साथ में लेकर उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है। स्थिति, प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है, मतलब दिमाग। प्रबंध संस्था की आत्मा होता है और संगठन संस्था का शरीर होता है। समझ गए आप लोग? मतलब हमारे शरीर में जो दिमाग कार्य करता है वही व्यापार में प्रशासन कार्य करता है, यानी मस्तिष्क। हमारे शरीर में जो आत्मा है वही व्यापार में प्रबंध होता है और हमारे शरीर द्वारा किए गए सारी क्रियाएं संगठन के रूप में होती है। ठीक है। दायित्व, यह व्यवसाय को पूंजी प्रदान कर नीति निर्माण हेतु दायी होता है। मतलब प्रशासन जो होता है ना, व्यवसाय को पूंजी देता है। मतलब पूंजी कहाँ से आती है? प्रशासन तय करता है और नीतियों का निर्माण भी करता है। ठीक है। और प्रबंध क्या करता है? यह व्यवसाय के समूचे प्रबंध हेतु दायी है। मतलब पूरे व्यवसाय का प्रबंध करना इसका दायित्व है। ठीक है। और संगठन क्या करता है? यह प्रशासन और प्रबंध के मध्य समन्वय हेतु दायी है। मतलब प्रबंधक जो प्रशासन जो होता है व्यवसाय को पूंजी देता है, पूंजी के लिए उत्तरदायी है। प्रबंध पूरे व्यवसाय को एक समूह में बांधे रखने के लिए, मतलब प्रबंध करने के लिए दायी होता है। और प्रशासन और प्रबंध के बीच समन्वय स्थापित करने का दायित्व किसका होता है? संगठन का। क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होता है, प्रबंध का क्षेत्र नीति और क्रियान्वयन तक सीमित होता है। जो नीतियाँ बनाई गई है उनको पटरी पर लाना, और इसका क्षेत्र संकुचित होता है, मतलब कम होता है। ठीक है। स्तर, ये उच्च स्तरीय कार्य करता है। प्रशासन उच्च स्तर पे होता है, प्रबंध मध्य स्तरीय कार्य करता है, मध्य स्तर पे होता है। और इसका जो स्तर होता है प्रशासन और प्रबंध के सहयोग से होता है। मतलब इसका स्तर क्या होगा? प्रशासन और प्रबंध तय करते हैं। ठीक है। 5 अंतर हो गए। इसके अलावा ये भी देख लीजिए, प्रभावित होना, यह बाहरी तत्वों द्वारा प्रभावित होता है। प्रशासन को बाहरी तत्व प्रभावित कर सकते हैं। यह मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है और यह प्रबंध से प्रभावित होता है। प्रबंध ही संगठन का कार्य करता है। ओके, ये 6 अंतर है। आप 6 अंतर पढ़ सकते हो। ठीक है। और भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन आपके लिए 6 अंतर काफ़ी है। नीतियों को देख लीजिए, यह नीति का निर्धारण से संबंध रखता है, मतलब प्रशासन नीतियाँ बनाता है। यह नीतियों के क्रियान्वयन से संबंध रखता है, मतलब प्रबंध नीतियाँ क्रियान्वित करता है। ठीक है। और नीति को क्रियान्वित करने वाला तंत्र है, इसके द्वारा नीतियाँ पटरी पे लाई जाती है। ठीक है। 7 अंतर आपके लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का उत्तरदायित्व क्या होता है? मतलब प्रबंध का किस किस के प्रति क्या क्या दायित्व होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है। मतलब प्रबंध का समाज के प्रति क्या उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरीके से पढ़े। आज आप इस टाइप से पढ़ोगे, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रबंध का समाज और समाज में रहने वाले लोगों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। ठीक है। तो आप उसको यहाँ से पढ़े। सबसे पहले उपभोक्ताओं या ग्राहकों के प्रति दायित्व, यानी हमारे व्यापार के जो उपभोक्ता है, जो हमसे माल खरीदते हैं, हमारी फैक्ट्री का बना हुआ माल लेते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके प्रति प्रबंध का क्या दायित्व होता है। ठीक है। प्रबंध का मूल आधार उपभोक्ता वर्ग है। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोल दी भाई उसने। यानी आप जो फैक्ट्री में प्रबंध कर रहे हो तो आपका माल एक अंतिम छोर तक जाएगा, यानी ग्राहकों तक, वही आपका मूल आधार है। और वही आपका माल नहीं पसंद करेंगे तो आपके प्रबंधक होने का कोई अर्थ निकलता नहीं है ना। इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध का मूल आधार उपभोक्ता वर्ग होता है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर ही प्रबंध की सफलता निर्भर करती है। मतलब आप ये जान लीजिए कि आपका प्रबंध तभी सक्सेस होगा जब आपका माल से ग्राहक संतुष्ट हो, वरना आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री कोई काम की नहीं होगी। ठीक है। प्रबंध के उपभोक्ताओं के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व है। लागत में कमी करके उचित मूल्य पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना। आगे समझ में आपका? इसका मतलब है कि कम लागत पर कम खर्चे में अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं ग्राहकों तक पहुंचाना। वस्तुओं का कृत्रिम अभाव नहीं पैदा करना, मतलब वस्तुएं की कमी न पड़ने देना और पूर्ति बनाए रखना। मार्केट में कम नहीं होना चाहिए। अभाव के दिनों में मुनाफाखोरी और जमाखोरी ना करना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें कम पड़ जाती है मार्केट में, तो कई लोग क्या करते हैं, उसको जमा कर लेते हैं, मुनाफा कमाते हैं और अधिक दाम पर बेचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और माल के बारे में सही जानकारी देना, जो माल आपने फैक्ट्री में बनाया है उसकी सही जानकारी देना। और झूठे और कपटपूर्ण विज्ञापन ना देना, झूठे विज्ञापन ना करना ताकि ग्राहक कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो।
ये ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व है। कर्मचारियों के प्रति क्या दायित्व है? कर्मचारी मतलब व्यापार में काम करने वाले लोग, ठीक है। प्रबंधक का व्यापार में काम करने वाले लोगों के प्रति क्या दायित्व है? आधुनिक युग में प्रबंध के नियंत्रण और निर्देशन में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं। मतलब बोलने का ये है कि प्रबंध द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने वाले और प्रबंध के अंदर कंट्रोलिंग में, नियंत्रण में कार्य करने वाले बहुत ज़्यादा कर्मचारी होते हैं। इसके प्रति प्रबंध के निम्नलिखित उत्तरदायित्व है। कर्मचारी को पर्याप्त वेतन देना, भत्ते देना जितना कार्य उन्होंने किया है, कार्य करने की अच्छी दशाएं देना, मतलब कंडीशन अच्छी रखना ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, पदोन्नति के अवसर देना, मतलब समय समय पर उनका पद बढ़ाना, उनकी प्रमोशन देना, पदोन्नति करना, बोनस और अन्य सुविधाएं देना, उनको उचित परामर्श, उनके परामर्श को मानना, यानी उनके माइंड में अच्छा कोई परामर्श है उसको मानना, कर्मचारियों के साथ मानव जैसा व्यवहार करना और समय पर वेतन का भुगतान करना। समझ गए आप लोग? अंशधारी के प्रति क्या दायित्व? अंशधारी वो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे व्यापार में पैसा लगाकर हमारे अंश खरीदते हैं, ठीक है। वर्तमान युग में प्रबंध कंपनियों के रूप में संचालित होता है। बोलने का मतलब है कि वर्तमान युग में सारे प्रबंध के कार्य कंपनियों में किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रबंध का संचालन करने वाले प्रबंधकों को अंशधारियों के प्रति निम्न दायित्व पूरे करने चाहिए। मतलब जो अंशधारी होते हैं, जो हमारी कंपनी के अंश खरीदते हैं, ठीक है, जो हमारी कंपनी में पैसा विनियोग करते हैं, उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उन्हें उचित लाभांश देना चाहिए। लाभांश यानी लाभ का हिस्सा। भाई उन्होंने हमारे व्यापार में पैसे लगाए हैं, कुल मिलाकर सही मायने में वही हमारे मालिक है, तो उन्हें लाभांश का एक हिस्सा, लाभ का एक हिस्सा, उचित लाभांश देना चाहिए। प्रबंध की वर्तमान गतिविधियों और प्रगति की सूचना देनी चाहिए। मतलब व्यापार में वर्तमान में क्या चल रहा है उसकी सूचना उन्हें समय समय पर देनी चाहिए। उनके धन को सुरक्षित रूप से रखते हुए सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने जो व्यापार में पैसा लगाया है उसका सदुपयोग करना और बचा के रखना और संभाल के रखना चाहिए। कंपनी प्रबंधकों का यह कर्तव्य है कि विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के बीच अनुचित भेदभाव न करें। सभी प्रकार के अंशधारियों को एक जैसा मानकर भेदभाव न करें। यही कंपनी के प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है अंशधारियों के प्रति। शासन के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? शासन मतलब गवर्नमेंट के प्रति। शासन प्रबंधक को संरक्षण और आवश्यक सुविधाएं देता है। जो गवर्नमेंट होती है प्रबंधक को संरक्षण देती है, सुविधाएं देती है, इसलिए उसके प्रति निम्न दायित्व होने चाहिए। कानून और नियमों का पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो नियम बना उसका पालन करना चाहिए। कर यानी टैक्स और शुल्कों का यानी फीस का ईमानदारी से भुगतान करना चाहिए। सही रिपोर्टिंग देनी चाहिए। व्यापार की सही जानकारी देनी चाहिए। भ्रष्टाचार और अवलंबन नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्तियों का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। कभी भी प्रबंध में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन अपेक्षाओं की कसौटी पे खरा उतरना प्रबंधकों का कर्तव्य है। पूर्तिकर्ताओं के प्रति दायित्व। पूर्तिकर्ता मतलब वे लोग जो हमारे व्यापार में माल की और वस्तुओं की पूर्ति करते हैं, कच्चे माल की पूर्ति करते हैं, उनके प्रति क्या दायित्व है? प्रबंध के कच्चा माल, मशीनें और उत्पादन सामग्री उपलब्ध कराने वाले को पूर्तिकर्ता कहते हैं। तो पूर्तिकर्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? पूर्तिकर्ताओं को उनके माल का उचित मूल्य देना चाहिए। समय पर पैसा भुगतान करना चाहिए। कच्चे माल की झूठी शिकायत नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, झूठी शिकायत करके पूर्तिकर्ताओं को कम भुगतान या भुगतान किया ही नहीं जाता। दूसरों को माल देने पर प्रतिबंध न लगाना। जैसे हमारा पूर्तिकर्ता हमको माल दे रहा है, हम उससे ये थोड़ी कहेंगे किसी और को माल ना दे, ठीक है। और पूर्ति के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और किसानों का शोषण ना करना चाहिए, ठीक है। स्वयं के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? स्वयं मतलब प्रबंधक का खुद के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? व्यवसाय के स्वामी के, प्रबंधक के स्वयं के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? प्रबंधक कुशलतापूर्वक संचालन करना चाहिए। मतलब उसको अपने दिमाग का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। आहरण पर नियंत्रण करना चाहिए। मतलब ज़्यादा पैसा ना निकाले बिजनेस में से। पर्याप्त लाभ कमाने की कोशिश करना चाहिए। लाभों का पुनर्वियोजन करना चाहिए। मतलब जो लाभ हो रहा है उसका नियोजन करना चाहिए, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। और प्रबंध के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी को उपलब्ध करना चाहिए, ठीक है। और ऋणदाताओं के प्रति दायित्व। जो व्यापार को ऋण देते हैं उनके प्रति क्या दायित्व है? उचित शर्तों पर ऋण देना, कठिन शर्त ना रखें। ब्याज और मूलधन का समय पर भुगतान करना, ठीक है। उसके बाद बंधक संपत्ति की उचित सुरक्षा रखना। यदि आपने किसी संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया है या दिया है उसकी सुरक्षा करना। ऋण की राशि का दुरुपयोग ना करना। जो कर्जा लिया उसका दुरुपयोग ना करना चाहिए।
और प्रबंधक का सही आर्थिक स्थिति बताना, मतलब अपने व्यापार की जो वास्तविक कंडीशन है वो बताना। अन्य प्रबंधकों के प्रति क्या दायित्व है, हमारे व्यापार के अलावा भी दूसरे व्यापार में भी प्रबंधक होते हैं, तो हमारे व्यापार के प्रबंधक का दूसरे व्यापार के प्रबंधक के प्रति क्या दायित्व है, ये क्वेश्चन। गलाकाट प्रतिस्पर्धा ना करना, यानी कंपटीशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कंपटीशन अगर करे भी तो इसकी एक सीमा होनी चाहिए। परस्पर सद्भाव और सहयोग रखना चाहिए, दूसरे की माल की अनुचित बुराई नहीं करनी चाहिए, और दूसरे के ग्राहकों को भड़काना नहीं चाहिए, और संगठन में एकता बनाए रखना। और राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, राष्ट्र की भलाई में प्रबंधक की उन्नति होती है, इसलिए राष्ट्र के प्रति प्रबंधक के निम्नलिखित दायित्व होते हैं। राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखना, निर्धारित करना, संतुलित आर्थिक विकास का प्रयास करना ताकि देश में आर्थिक विकास हो सके, राष्ट्रीय हित में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना, ठीक है, यानी ऐसी वस्तु और सेवाएं बनाना जिससे राष्ट्र का हित हो, और विदेशी व्यापार से गलत अनुबंध ना करना, ठीक है।